अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पार्टी क़यादत के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस की तहकीकात हो रही हैं, मुकदमात बन रहे हैं और एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और आज उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आज राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर की जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वक्कास की अदालत में पेश किया, जहां समाअत के दौरान राना सनाउल्लाह के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल पर सियासी केस बनाकर गिरफ्तारी डाली गई है, जबकि अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन्हें कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब ये एक अहम मामला है। कल तक राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तफसीलात सामने नहीं आई थी, मगर आज उन पर दर्ज की गई FIR सामने आ गई है, जिसमें उनकी गाड़ी से 15 किलोग्राम हेरोइन मिलने का इल्ज़ाम लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि उन्होंने खुद हेरोइन की निशानदही की और उसकी मौजूदगी को तस्लीम किया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR ANF के डिप्टी डायरेक्टर उज़ैरुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक ANF की टीम को मुखबर से इतला मिली कि रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह, जो कि मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस है, भारी मकदार में मंशियात अपनी गाड़ी में छुपाकर जाती स्क्वाड के हमरा लाहौर स्मगल करने की कोशिश करेगा। इस इतला पर एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई और लाहौर के नज़दीक मोटरवे पर 2 गाड़ियों को रोका गया। दोनों गाड़ियों में 3 अफराद मौजूद पाए गए, यानी दोनों गाड़ियों में 3 अफराद मौजूद थे और FIR के मुताबिक लैंड क्रूजर में पिछली नशिस्त पर मौजूद राना सनाउल्लाह से गवाहों के रूबरू मंशियात से मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने अपनी पिछली सीट के पीछे रखे एक नीले सूटकेस में हेरोइन की मौजूदगी तस्लीम करके सूटकेस की जिप खोलकर हेरोइन की निशानदही की। FIR के मुताबिक इस दौरान राना सनाउल्लाह के साथ मौजूद स्क्वाड और उनके साथियों ने ANF से हाथापाई शुरू कर दी और राना सनाउल्लाह को ज़बरदस्ती असलहे के जोर पर छुड़वा कर ले जाने की कोशिश की। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह से बरामद होने वाली हेरोइन और सूटकेस का मौके पर किया गया वजन 21.5 किलोग्राम था और इसी दौरान अवाम जमा होना शुरू हो गई और नक्शे अमन का खतरा पैदा हो गया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुल्जिमान से बरामद हेरोइन, असलहा, गाड़ियाँ और दीगर माल ANF थाना लाहौर पहुँचा दिया गया। FIR के मुताबिक थाने पहुँचकर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ किया गया और गवाहों और मुल्जिमान के रूबरू हेरोइन को सूटकेस से निकाल कर किया गया वजन 15 किलोग्राम था। बरामद हेरोइन में से 20 किलोग्राम हेरोइन को बतौर नमूना कीमियाई तज्जिए के लिए निकाल लिया गया। अब FIR के मुताबिक मुल्जिम राना सनाउल्लाह से एक 9mm पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई। ये वो इल्ज़ाम है जिस पर राना सनाउल्लाह पर FIR दर्ज की गई है और अब उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, यानी अब 2 हफ्ते बाद राना सनाउल्लाह को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आज अदालत में पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि यह जुल्म है और जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। राना साहब, ये क्या कहेंगे जो सियासी इंतकाम में क्या है? ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत इधर परे होना कुर्सी है, इधर कुर्सी है। राना साहब, ये शर्म आनी चाहिए उसे। राना सनाउल्लाह साहब बज़ोर कह रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। अब दिलचस्प बात यह है कि ANF की जो FIR है वो कह रही है कि खुद राना सनाउल्लाह साहब ने जिप खोलकर बैग से बताया कि इसमें जो मवाद मौजूद है, साथ में फिर ये भी कह रहे हैं कि बाद में रेजिस्ट किया गया जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और हाथापाई हो गई। ये सारा मामला रहा। आज अदालत में क्या हुआ, उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी, क्या आज अदालत में हुआ? ANF के वकील ने क्या कहा, राना सनाउल्लाह साहब के वकील ने क्या मुकदमा पेश किया? आज जब ANF हुकाम पेश हुए तो ANF हुकाम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से ज़्यादा तो बात नहीं की। उन्होंने आते साथ कहा कि हमें इनको जुडिशल के लिए इनको जेल भिजवा दें। इसके बाद जो राना सनाउल्लाह के कौंसल थे आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मुकदमा है और इसको हम चाहते हैं कि ये सरासर ज़्यादती है। उन्होंने अपने कौंसल के दफ़ा के लिए बातचीत की और जिस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे अहमद वक्कास, उन्होंने इनको जुडिशल के लिए जेल भिजवा दिया। अमूमन अगर किसी मुल्ज़िम
मुलज़म को पेश किया जाए तो जिस्मानी रिमांड की भी ANF आज इस्तदा कर सकती थी, मगर इस मुकदमे में क्योंकि ANF का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों उनके गाड़ी से ये हेरोइन 15 किलो बरामद की है, इसलिए उनको मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। उनके पास एविडेंस कंप्लीट है, जबकि जो राना सनाउल्लाह के कौंसल थे उनका ये कहना था कि आप मज़ीद तफ्तीश सबूत दें ताकि हमें पता लग सके। और दूसरी बात ये कि इसमें अब राना सनाउल्लाह को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया दोबारा 14 रोज़ बाद, क्योंकि 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दिया गया है। 14 रोज़ बाद दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास के सामने पेश किया जाएगा। अगर ANF हुकाम चालान कंप्लीट कर लेते हैं कि उनके पास ये एविडेंस है तो फिर इन्हें जो ANF कोर्ट है वहाँ पर रेफर कर दिया जाएगा। अगर इस किस्म के केसेस आगे किस तरह बढ़ते हैं, कितने अरसे में आमतौर पर फैसला आ जाता है और कन्विक्शन रेट कैसा है खुद ANF का अपने केसेस के हवाले से? अमूमन इसका जो ट्रायल है, जो इससे पहले इस तरह के केसेस में 9C जिन पर मुकदमात हुए उनके जो मुल्ज़मान हैं वो 4 महीने में भी बरी हो जाते हैं, और बेशतर ऐसे मुल्ज़मान भी हैं जो कि सालहा से इस वक्त जेलों में बंद हैं। उसमें साथ में ये बताइएगा कि मंशियात पकड़ता है ANF तो क्या कोई वीडियो, कोई तस्वीर ये शेयर करते हैं, और क्या राना सनाउल्लाह साहब के केस में की गई है? तो ANF हुकाम की रेड होती है अमूमन जब भी किसी शख्स को इस तरह के हीनियस जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो नॉर्मली वो मीडिया से शेयर करते हैं कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह से गिरफ़्तार किया, उसकी गाड़ी की फ़लाँ बैक से डिक्की पर या उसकी फ्रंट गेट्स की जो साइड है वहाँ से हमें ये मंशियत रिकवर हुई। मगर इस केस में है तो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि नून लीग के ये पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, और इस तरह की अभी कोई भी जो चीज़ है वो ANF हुकाम की जानिब से शेयर नहीं की गई। शायद वो इन्वेस्टिगेशन का तकादा है या वो शेयर नहीं कर रहे। अलबत्ता जो राना सनाउल्लाह के कौंसल्स थे, जो लॉयर्स टीम थी, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर ANF हुकाम जब अपने बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई ठोस एविडेंस मिले ताकि पता लग सके राना सनाउल्लाह की जो पास रिकवर हुई है ये हेरोइन वो किस तरह रिकवर हुई, ताकि हमें कोई एविडेंस मिले। मगर अभी तक ANF जो हुकाम हैं उनकी जानिब से कोई भी ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसा एविडेंस आज तो सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अलबत्ता हो सकता है कि जब ये ट्रायल चले तो ANF हुकाम जो जिनके पास एविडेंस हैं, जो वीडियोज़ हैं वो पेश करें। इस मुकदमे में जो ANF ही खुद मुद्दई है और ANF हुकाम के जो अहलकार हैं पर्चे में मेंशन है कि वो ही गवाह हैं। जब ट्रायल होगा तो उसमें ANF हुकाम बताएगी कि ये मौका पर गवाह मौजूद थे। जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हमने रोका तो हमें जो इतला थी, जो मुकदमे में मेंशन है कि हमें इतला थी कि उनकी गाड़ी में हेरोइन है और हेरोइन जो है वो एक बैग में है। जब वो गाड़ी को रोका तो वही जो गवाह हैं ANF हुकाम के अहलकार वो ही ANF की अदालत में अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। शुक्रिया। उस्मान भट्टिया में तफसीलात दे रहे थे। अभी तक ANF ने कोई वीडियो शेयर नहीं की है, ना ही ऑपरेशन की, ना ही उस मंशियात की जो कि राना सनाउल्लाह साहब से बकौल ANF के बरामद की गई है, ना कोई तस्वीर अभी तक शेयर की गई है। उस्मान भट्टी कह रहे हैं कि आमतौर पर ऐसे केसेस में वो करते हैं शेयर, मगर अब तक नहीं की गई है। हुकूमत ANF के जो एक्शन है और जो इल्ज़ाम है उसको तकरीबन इंडोर्स करती नज़र आ रही है। ये कहती नज़र आ रही है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने जुर्म किया है, कल तक लाताल्लुकी का इजहार हुकूमत करती नज़र आ रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस हवाले से कन्विंस्ड है कि जो कुछ ANF कह रही है वो दुरुस्त है। आज फिरदौस हकीम साहिबा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा देखिए। जब ये गाड़ी रोकी गई, जब उस सूटकेस को खोला गया और जब उसके अंदर से वो खानों में छुपी हीरोइन जो है वो निकाली गई और उसके बाद जिसने रजिस्ट किया और उनको फ़रार कराने के लिए राना सनाउल्लाह साहब को जो उनके साथ दूसरी गाड़ी कवर कर रही थी, जिसको वो उस FIR के कंटेंट है ये, वो आप पढ़ें उसमें। ये बेसिकली एक कांस्टेंट पिछले कई हफ्ते से और माह से, और फिर मैं जो अभी देख रही थी कि जिन नेटवर्क के साथ इनकी ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हुए थे, ये उनके ऊपर इल्ज़ामात रहे और जो ANF है उसका एक बड़ा टाइट मॉनिटरिंग होती है। जो नेटवर्क इन्वॉल्व थे उन पे कड़ी नज़र थी, तो उसके ज़रिए वो ट्रैक करते करते उनको ये मुसद्दक़ा इत्तला थी कि ये होने जा रहा है और इससे पहले ये हो चुका है।
टाइट मॉनिटरिंग होती है ANF की, उन्हें मुसद्दिका इतलात थी कि ये होने जा रहा है और उसके इस तरीके से राना सनाउल्लाह को पकड़ा गया। तकरीबन उनके जो एक्शंस हैं ANF के उन्हें इंडोर्समेंट दे रही हैं। हम फिरदौसा शेखवान साहबा से ही पूछेंगे कि क्या FIR के अलावा भी ANF ने उनके साथ कोई एविडेंस शेयर की है जो वो इतना ज़्यादा इस वक्त इंडोर्स कर रही हैं ANF के एक्शंस को राना सनाउल्लाह के खिलाफ। लेकिन शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाल दी है। वो क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन हिज़्ब मुखालिफ अफराद के ख़िलाफ़ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि ये किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थीं। ख़ुद इमरान खान न्याजी उसका मुखबिर है। बजट जो उन्होंने पेश किया और आज पूरे मुल्क में हड़तालें हो रही हैं, इमरान खान न्याजी ने उससे तवज्जो हटाने के लिए राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मज़मूम कार्रवाई की है। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है और आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की मजम्मत की। आसिफ जरदारी का कहना था कि क्या राना सनाउल्लाह अपनी गाड़ी में मंशियात लेकर जाएंगे। उन पर इल्ज़ाम बहुत भोंडा है। मुझ पर भी ऐसा ही मंशियात का केस बनाया गया था। इस केस से निकलते निकलते 5 साल लग गए थे। आसिफ जरदारी का कहना था कि उनके केस में बरामदगी नहीं थी, लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में तो बरामदगी डाल दी गई है। मेरे केस की सज़ा भी सज़ाए मौत थी और राना सनाउल्लाह पर बनाए गए केस की सज़ा भी मौत है। अब ये हुकूमत कैसे इस सारे मामले को इंडोर्स कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस शेखवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस शेखवान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल तक लाताल्लुकी का इजहार कर रही थी हुकूमत इस सारे के सारे वाक़े से कि हमारा क्या ताल्लुक है, और हमें तो खुद मीडिया से पता चला है, आप भी नहीं आई मीडिया पर। फवाद चौधरी साहब ने बात की थी उस वक्त। अब आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो FIR है तकरीबन उसका सारा का सारा मतन आपने पढ़ भी दिया और उसको इंडोर्स भी कर दिया कि ANF का बड़ा टाइट कंट्रोल होता है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो आपने क्या मिनोअन ANF का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त मान लिया है और सिर्फ FIR पढ़कर मान लिया है, या फिर आपने इसके अलावा भी बात की है और उन्होंने आपको कोई सबूत दिखाए जिसकी वजह से आपको लगता है राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व हैं? जब ये एक्शन किया ANF ने तो वी वर इन अ मीटिंग और मैं लेट फारग हुई तो मुझे पता चला, क्योंकि आपको पता है कि कल वो स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्पेशली डॉलर को मुख्तलिफ हमारे बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है वहाँ पे उसकी तरसील को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें हम थे। और मैं जब निकली बाहर तो काफ़ी लेट था, लेकिन मुझे भी आपकी तरह ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या हुआ। और जब वो मैंने मुतल्लिका वज़ीर साहब से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो वो उनके पास जो दस्तयाब इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी नहीं थी कि मैं आपके साथ शेयर करती। और फिर जब तक वो, चूँकि उस वक्त गिरफ़्तारी हुई थी और हमें भी आपकी तरह उस इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, तो जब मेरी मुतल्लिका हकाम से बात हुई, और वो भी इसलिए कि आपके लिए, मीडिया के लिए, कि भी एक वैक्यूम चल रहा है मीडिया में और मीडिया एक ऐसा अबहाम पैदा कर रहा है कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई है और कोई हुकूमत की इमा पे हुई है। तो जो फैक्ट्स हैं वो शेयर करें और जो भी रियलिटीज़ हैं वो आप सामने लेके आएँ और पब्लिक को ऑन बोर्ड लें, मीडिया को ऑन बोर्ड लें। और अगर आपने कोई FIR रजिस्टर की है तो मीडिया में रिलीज़ करें, और अगर नहीं की तो आप तब भी सामने आएँ और वो हक़ाइक़ बताएं कि उसके ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उस थर्स्ट को कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और आप तक वो पहुंचाई जाए, ताकि स्क्रीन के अंदर जो वन साइडेड वर्जन था, चूँकि जब तक हुकूमत का मौक़िफ़ ना आता उसमें तो चैनल्स की ज़ाहिर है कि नेचुरल उनका रिस्पांस था, पोजीशन ने उस स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था और जो जिसके दिल में आ रहा था वो कह रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में ये मेरी ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं उस कम्युनिकेशन गैप को एड्रेस करूं और मैं जो इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है मैं उसको रोकूं। और फिर मैंने जब मुतल्लिका हुकाम को ऑन बोर्ड ले के ANF के जो DG साहब हैं उनको और सेक्रेटरी ANF को हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ गाही के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे जो हक़ाइक़ बताए फिर मैंने
उनको वीडियो मैसेज के ज़रिए सोशल मीडिया में भी अपलोड किए और चैनल्स के साथ भी शेयर किए। और उनका कहना ये था कि चूँकि एफआईआर जो है हम उनको सुबह जब रिमांड के लिए लेके जाएंगे तो हम उस वक्त प्रेजेंट करेंगे, उनके कुछ अपने लॉज हैं, रूल्स हैं। सर चलिए यहाँ कि आपने सिर्फ एफआईआर के मतन को ही नहीं आप मिनोन इंडोर्स कर रही हैं, बल्कि आपकी ज़ाती तौर पर उनसे बात भी हुई है। तो जब आपकी उन पर से ज़ाती तौर पर बात हुई है तो आमतौर पर एएनएफ जब कोई मंशियात पकड़ता है उसकी तस्वीर भी रिलीज़ की जाती है, बताया भी जाता है। कोई तस्वीर, कोई वीडियो प्रूफ के तौर पर उन्होंने शेयर की आपके साथ कि जी ये देखें, ये राना सनाउल्लाह से बरामद हुआ है, इस तरीके से बरामद हुआ है, जो आप इतना इंडोर्स कर रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव इशू है। एक ऐसे पाकिस्तान के सियासतदान जो कि एक सियासी जमात के सूबे में सदर भी हैं और बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना है उस अदारे ने। ये आपको पता है क्योंकि पंजाब पुलिस का तो ये कार्रवाई नहीं है, कोई पंजाब पुलिस गैंग पकड़ ले और वो साथ खड़ी होकर तस्वीरें खिंचा के अपलोड करे, नामात तलब करे। तो इस इदारे का एक अपना तकद्दस है, एक अपनी सेंटिटी है, एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है और हाईली डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल इदारा है। डॉक्टर साहब, जब आप इतना ज़्यादा इंडोर्स कर रही हैं इस इदारे को और इस इदारे की सेंटिटी के लिए जब आप इतनी बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है बतौर गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन और हमारे लिए अहम है क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं, तो मुझे यकीन है कि इस इदारे का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको पता है। जब आप कहती हैं कि बड़ा मुकद्दस और ज़बरदस्त तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है, जो कुछ हनीफ अब्बासी के केस में हुआ, 7 साल तक केस चलता रहा, फिर 4 दिन पहले इलेक्शन से किस तरीके से कन्विक्शन आ गई, रात 11 बजे फैसला आ गया और फिर किस तरीके से बाद में अदालत का फैसला आया। मखदूम शहाबुद्दीन, यूसुफ रज़ा गिलानी के हटने के बाद पीपल्स पार्टी उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, अचानक एक केस खुल गया और फिर उसके बाद जब वो नहीं बने वज़ीर आज़म तो वो केस कहाँ गया, वज़ीर आज़म के यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चों का क्या मामला हुआ, फिर इस इदारे का कन्विक्शन रेट क्या है। जब आप इतनी बड़ी इंडोर्समेंट दे रही हैं बतौर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने फैक्ट देखें, इनका कन्विक्शन रेट और ये सारे मामला देखें और जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट पर माजी में इल्ज़ाम लगता रहा है वो भी देखा है। देखिए, जिन वाक़यात का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक प्रोसीजर है, एक आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस जो कि किसी की अब्यूज़ ऑफ पावर और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी से जुड़ा है। ये जो है एक्ट जो है वो मौके से रंगे हाथों कोई शख्स उसकी गाड़ी में वो ममनुआ अशिया बरामद हो जाती हैं और वो मौके पे हिरासत में ले लिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक कोड है, एक प्रोसीजर है, तो यकीनन आज के दिन तो कोई ऐसी कार्रवाई अदालत के अंदर हुई नहीं जहां वो ला के उस मुल्ज़म के हवाले से वो तस्वीरें और हक़ाइक़ शेयर करते। लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे अदारे के क्रेडिबिलिटी और उसकी फेस वैल्यू पे कोई अबहम नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आपको अबहम नहीं है तो मैं फिर आप ये कह रही हैं कि जो प्रेस रिलीज़ है आप उसी को दुरुस्त समझती हैं, और जो प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है कि राना सनाउल्लाह जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, उनके पास जब एएनएफ वाले गए और उन्हें कन्फ्रंट किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने पीछे से बैग जो था खुद ही उठा के उसकी जिप भी खोली और फिर मान लिया कि हाँ इसमें तो मंशियात मौजूद है। मगर वो राना सनाउल्लाह जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, जब उन्हें गिरफ्तार करने लगे तो फिर उनके गार्ड्स के साथ हाथापाई हो गई। हालांकि उनके पास से हेरोइन पकड़ी गई थी जो खुद जिप खोल के उन्होंने दी थी, और आपने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी, उन्होंने आपके साथ कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की है, बस उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी वर्जन को आप बिलीव कर रही हैं? देखिए शाहज़ेब, जो हमारी एक लैंग्वेज होती है, आप भी थाने कचहरी को समझते हैं और मेरा भी 18 साल हो गए हैं उस सियासत के अंदर ही। जो पुलिस की अपनी एक लैंग्वेज है, उसके तरीक़ाकार कोई सेट फॉर्मेट है और जो यकीनन उस पे बात हो सकती है। मैं ना तो उसमें एफआईआर में कंप्लेनेंट हूँ, ना मैं उसमें मुल्ज़म हूँ, और जो मैं उसके कंटेंट पे एग्री या डिसएग्री करूँ, मैं उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जो उसका इम्पैक्ट है, मुझे अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अवाम ने उसको वोट दे के पार्लियामेंट में बिठाया, उसके दामन पे कोई ऐसा दाग लगता है
तो ये हम सब की फेस वैल्यू डैमेज होती है, जितने भी पब्लिक को फेस करने वाले लोग हैं। मगर इल्ज़ाम लगने पर जितना अफसोस है उसमें मसला यह है कि आप क्योंकि खुद भी ज़ाहिर है सियासतदान हैं, आपको अफसोस होना भी चाहिए, मगर आप इस पर यकीन कर रही हैं इस इल्ज़ाम पर इसी तरीके से। आपने कहा कि कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, मगर ऐसे भी क्या मामलात होते हैं कि पहले कह रहे हैं कि बगैर मुज़ाहमत के राना सनाउल्लाह ने खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाज़ा खोल के, खुद बैग उठा के, खुद जिप खोल के मान लिया कि मंशियात हैं, मगर जब गिरफ्तार होने लगे तो रेजिस्टेंस हुई और हाथापाई हो गई, और क्योंकि वहाँ लोग मौजूद थे और नक्शे अमन ना हो जाए इसलिए उन्हें ले जाया गया। इन सब बातों को आप फैक्चुअली मान रही हैं कि ये ऐसे ही वाकयात हैं बगैर कोई सबूत देखे? इसमें शाहज़ेब ये है, शाहज़ेब जो उन्होंने मेरे साथ इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने ये एक्शन किया, और हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ जो है वो जा रही होती हैं, मोटरवे से आ रही होती हैं, हर गाड़ी को रोक के चेक नहीं किया जाता। इसके लिए जब तक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो, उन्होंने जो मुझसे हक़ाइक़ शेयर किए मीडिया से शेयर करने के लिए कि भाई वो एक गैंग जो उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था, उस गैंग के साथ इनकी कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई थी, ये उनकी वॉच लिस्ट पे थे और ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग में थे। और इनको जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि ये वो प्रोसेस जो इससे पहले भी बकौल उनके कि वो इस तरह की सहूलतकारी अपनी गाड़ी में कर चुके हुए थे, तो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने उस गाड़ी को रोका, और रोकने के बाद जब वो सारी तलाशी के बाद जो भी सामने उन्होंने FIR में लेके आए हक़ाइक़, जब राना सनाउल्लाह साहब को ये यकीन हो गया, पहले उन्होंने उनको इंगेज किया कि मैं फ़लाँ हूँ, पूरा तारफ़ कराया, तो जब उन्हें यकीन हो गया कि दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप हिम और वो उनकी हिरासत में आ चुके हैं, तो उन्होंने फिर उनको डराना धमकाना शुरू किया, और उनके जो 7 अफराद थे, गार्ड वगैरह थे, उन्होंने उनको फरार कराने की कोशिश की और मुलाजमीन को डराया धमकाया, और जिस तरह से उनको एस्केप करने की कोशिश की। एज़ पर देयर वर्जन आई वाज नॉट प्रेजेंट एट दी वकूआ। आप कह रहे हैं क्योंकि आप जाए वकूआ पर नहीं थी, तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप वही बता रही हैं जो आपको ANF की तरफ से बताया गया है, या फिर जो FIR में लिखा हुआ है। आपके साथ कोई वीडियो एविडेंस शेयर नहीं की है ANF ने, आपके साथ कोई तस्वीरी एविडेंस शेयर नहीं की है ANF ने। ये वो बात आप बता रही हैं जिसकी मुद्दई भी खुद ANF है और जिसके गवाह भी खुद ANF के अहलकार हैं, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं दी उन्होंने। देखिए, मैं ये फ़ैसला अदालत ने शाहज़ेब करना है कि वो जो हक़ाइक़ लेके आए हैं, अदालत उसे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। जो भी कंप्लेनेंट है उसने FIR लॉन्च की है, तो वो लॉन्च हुई FIR मीडिया से मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा वर्जन नहीं है, मैं वो वर्जन आपसे शेयर कर रही हूँ जो उस FIR के कंटेंट हैं। एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन होते हुए उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस और इम्पैक्ट हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की जो ज़ात है और उनका जो कंडक्ट है और जो उनके पास ओहदे हैं या पार्लियामेंट का एक उनके पास लेबल है, वो इजाज़त नहीं देता कि इस किस्म के घिनौने खेल में वो इन्वॉल्व हूँ। दुरुस्त कह रही हैं कि जो उनका स्टेचर है कोई बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि वो इस किस्म के घिनौने खेल में इन्वॉल्व हों, और आप समझती हैं कि उसी तरह इस कोई इजाज़त नहीं देता कि उन्हें ऐसे घिनौने खेल में इन्वॉल्व किया जाए। जो हक़ाइक़ हैं वो एक आई ओपनर है कि कोई किसी ने उनको घर में जाके वकूआ नहीं पैदा किया। एक सड़क के ऊपर उनके 5 और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ 5 और लोग FIR का हिस्सा बने हैं। मगर साथ होते हैं, जितने गाड़ी में होते हैं उनकी जॉइंट पोजीशन होती है, तो इसलिए सब पर ही साथ मुकदमा बनता है। मंशियात के केसेस में यही होता है। अगर इसमें बाकियों को ना किया जाता, सिर्फ राना सनाउल्लाह को किया जाता, तो और ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही होता है ऐसे केसेस में। लेट्स सी के अदालत के अंदर ANF इस सिलसिले में क्या हक़ाइक़ लाती है और अल्टीमेटली उसका मंतकी अंजाम क्या होता है, क्योंकि अदालतें शाहज़ेब सबूतों से चलती हैं ना, तो ANF को सबूत लाने पड़ेंगे इस केस के डिफेंस में। बिल्कुल। और साहिबा जैसे आप कह रही हैं कि सबूत अब जिम्मेदारी है कि ANF लेकर आए, इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया और ये अभी तक एक इल्ज़ाम ही है। अगर उन्होंने मंशियात पकड़ी है उसके सबूत पेश करें और राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस मुकदमे को साबित भी करें, ये जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल है, और पूरे अवाम और पूरे आपका मीडिया
ये इस बात की तवक्को करता है कि ANF एक क्रेडिबल अदारा है, और अगर उन्होंने ये जो कार्रवाई की है और FIR का इंदराज किया है और एक सियासी शख्सियत को गिरफ्तार किया है, तो वो अदालत में उस शख्स के साथ जुड़े तमाम सबूत लाएंगे और अदालत को भी मुतमईन करेंगे और मीडिया को भी मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिरदौसा शिकेवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आपको लगता है कि अब जो बात कर रही हैं फिरदौसा शिकेवान साहिबा, वो क्योंकि आप लोग हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो वो ये कह रही हैं कि भाई ऐसे में एक इदारे का वर्जन देना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हूँ। आप लोग वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने इदारे के सरबराह से बात की, उन्होंने साथ में FIR भी देखी, उसके बाद वो कह रही हैं साबित करना उस इदारे का काम है। आप नहीं समझते एक फेयर बात कर रही हैं वो, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया था, तो फिर हुकूमत को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इस हवाले से। शाहजेब साहब, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में कोई एक फ़र्द नहीं है जो इस वाक़े को किसी भी तरह संजीदा ले रहा है। हर बंदा इस FIR को एक लतीफ़ा समझ के हंस भी रहा है और अफसोस भी कर रहा है कि ये हुकूमत अपने इंतकामी एजेंडे में पाकिस्तानी सियासत को किस सतह पे ले आई है। और मेरे ज़ाती तजुर्बे में और मेरे लिए ख़ुद ज़ाती तौर पे जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के कौमी मुक़्तदर इदारों को अपनी सियासत की भींट चढ़ा रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि वो अगर राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना चाहते थे तो एंटी करप्शन का महकमा इस्तेमाल करते, नैब का करते, लेकिन महज इस इदारे का सहारा इसलिए लिया है कि इसके जुर्म में नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप आसानी से ज़मानत पे रिहा नहीं हो सकते। ये हुकूमत जब इसने बजट दिया और उस बजट में IMF को जो सरेंडर किया गया है और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर शराइत थोपी जा रही हैं, जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि कल परसों से इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, मुल्क भर में ताजर मुजाहरे कर रहे हैं, उन तमाम ख़बरों को डाइवर्ट करने के लिए और एक खौफ व हरास पैदा करने के लिए हुकूमत ने ये कदम उठाया है जो फैशिस्ट कदम है। आप एक सीनियर सियासतदान को जो टीवी के बहुत से एंकर्स को ख़ुद कह चुके हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करने के दर पे है और अगर इनका बस ना चला तो मैं ये भी एप्रीहेंड कर रहा हूँ कि ये मुझ पे हमला करवा सकते हैं। एक ऐसे सियासतदान से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो अपनी गाड़ी में 20 किलो इनके बकौल हेरोइन चल के स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग किधर? अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं, कहीं और दूर जगह से पाकिस्तान नहीं, फैसलाबाद से लाहौर स्मगलिंग हो रही है। ये एक ऐसा लतीफ़ा है। कल जब ये वाक़या हुआ अफसोसनाक, तो तमाम टीवी चैनल्स वजारत जो है एंटी नारकोटिक्स की, उसके हुकाम से पूछते रहे, वज़ीर साहब से पूछते रहे, किसी को कोई क्लू नहीं थी और कहते रहे कि जी वो ANF वाले हमें सुबह बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। इतना हाई प्रोफाइल केस हो और कैसे हो सकता है कि वजारत को उन्होंने ना बताया हो। ये जो पूरा एक प्लॉट बनाया गया जिसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करना था, PMLN की आवाज़ को दबाना था, इन हथकंडों से ना ये आवाज़ दबेगी, ना लोगों का एहतजाज रुकेगा, ना वो जुल्म ख़त्म होगा जो उन्होंने लोगों पे किया। क्योंकि आप गवर्नमेंट को अक्यूज़ कर रहे हैं। एक बात है कि हम फिरदौसा शिकेवान साहिबा को जब कोई कोशिश करते रहे शो में लेने की, और तो वो वाक़तन मीटिंग में थी, इसके अलावा भी जब हम दूसरे रहनुमाओं से बात करते रहे तो वो तो बड़ा शौक से आ जाते हैं जब आपके खिलाफ बात करनी हो, जैसे आप लोग आ जाते हैं हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए। कोई राज़ी नहीं था। और कल जब फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया तब वो भी ये कह रहे थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और ज़ाहिर है, तो ये आप क्यों समझ रहे हैं कि हुकूमत को पता था मगर वो छुपा रही थी? ये क्यों नहीं हो सकता जेन्युइनली कि हुकूमत को वाक़तन नहीं पता था इस कार्रवाई का, या हुकूमती वज़रा को कम अज़ कम? देखिए, वो इसलिए कि उन्होंने झूठ को सच बनाना था, और झूठ को सच बनाने में यकीनन मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और वो इस बात को नहीं चाह रहे थे कि कोई बात फ़ौरन कह दें जिससे वो कल को अदालत के सामने अपना केस कमज़ोर करें। उन्होंने सारी रात सोच विचार की, उसके बाद कोई कहानी क्राफ्ट की और वो फिर अदालत के सामने की। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि ये तमाम कार्रवाई इमरान खान साहब जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उनके ज़ाती ईमा के ऊपर हो रही है। देयर इज़ ए पैटर्न, एक पैटर्न है उनकी जो रात 12 बजे की झुंझलाहट की तकरीर है,
उसके बाद से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हो, चाहे वो अपोजिशन से हॉर्स ट्रेडिंग करने का मामला फुल थ्रॉटल में डालना हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक और केस बनाना हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे पाबंदियां लगाना हो और उनको ज़ाती मुआलज जो है उससे महरूम रखना हो, उनके इलाज की बुनियादी सहूलतें ना देना हो, ये सब चीज़ें पिछले 10 दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में, जब से वो रात 12 बजे की तकरीर हुई है, इमरान खान साहब का ये ज़ाती इंतकामी एजेंडा है जिसके ऊपर वो अगर जो अमल आप कर रहे कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, अगर जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर इसका मतलब तो यह है ना कि आपने जब एपीसी की तो वो उस एपीसी को देखकर इमरान खान साहब को और हुकूमत को पता चल गया कि इस अपोजिशन के पल्ले कुछ है नहीं। 1 महीने बाद तो यौम सियाह मनाने की बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम जाके अवामी राब्ता मुहिम करेंगे, फिर पता नहीं ये क्योंकि गर्मियाँ तो इसी में निकाल देंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना बजट भी पास करा लिया। उसके बाद ये खबर भी आ गई कि प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला जो है उसको देखा जाएगा, ये जो 1 क्लास जेल है इसको भी ख़त्म किया जाएगा, यानी कि बहुत बुरे हालात में रहना पड़ेगा जो लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। फिर राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस भी आ गया। अगर आप जो बातें कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर उससे तो ये पता चला ना कि आपकी एपीसी इतनी नाकाम थी कि इन्हें पता चल गया कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, उन्हें पता है आपके साथ जो करना है वो करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा कि अपोजिशन के पल्ले क्या है। लेकिन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन है या महाजराई है, आप समझते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह उसके लिए एक वक्त दरकार होता है, और ये वैसे भी मुनासिब नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसा महाज उसको दे दें कि वो ये कहे जी हमें तो कुछ करने नहीं दिया और हमारी तो टांगें खींच लें। 1-1.25 साल किसी हुकूमत को देना पड़ता है ताकि आप ये लोगों को बता सकें कि इनको एक सफिशेंट टाइम दिया गया कि अगर ये कुछ कर सकते तो करके दिखाते। तो इसलिए, और अपोजिशन भी एक सेंस ऑफ टाइमिंग रखती है कि जब हमने कोई तहरीक चलानी है वो उस वक्त चलनी चाहिए कि जो मुकम्मल तौर पे 100% कामयाब हो। तो हमारे पास अपना प्लान है, हम उस रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अब ये बजट के असरात आ रहे हैं। आज पूरे मुल्क के अंदर ताजर, बिजनेसमैन, मजदूर, हर कोई एहतजाज की तरफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो लाएअमल है, जब लावा सही तरह पकेगा तो ये हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकेगी। मगर आप उस वक्त आप खुद होंगे मौजूद, क्योंकि नैब तो आपको भी बुला रहा है, आप खुद तो नहीं गिरफ्तार हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर कि आप हो ही ना उस लावा पकने के बाद कुछ भी करने के लिए। देखिए, हमें ये गिरफ्तार करके अगर समझते हैं कि हमारी पार्टी को कमज़ोर कर लेंगे, हमें खौफजदा कर लेंगे, तो हमारे तो हर बंदे ने कोई बहुत देर से अपनी पैकिंग रखी हुई है, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, हमें उसका कोई खौफ नहीं है। ये बुलावा एक कॉज़ के लिए है, हमें फ़ख्र है कि हम अपने असूलों के ऊपर खड़े हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमने इस मुल्क की खिदमत की है, हमने इस मुल्क को बिजली दे के अंधेरों से निकाला है, हमने ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन अज़ब के लिए हुकूमत ने फंड्स फराम किए हैं, हुकूमत ने कराची को ठीक किया था, इसकी सी पैक के ज़रिए हमने खिदमत की है, 29 अरब डॉलर ज़मीन पे लाके खड़ा किया, जो मिसाल नहीं मिलती। हमारे जो कंट्रीब्यूशन है हमें उस पर फ़ख्र है, लेकिन ये हुकूमत हमसे खौफज़दा है, और इसके जो ये हथकंडे, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। और मैं ये बात भी बता दूं कि जब तक मुस्लिम लीग नून का वर्कर खड़ा है, एक एक वर्कर, वो नवाज शरीफ का सिपाही है, वो नवाज शरीफ भी है, वो शहबाज शरीफ भी है, वो शाहिद खान भी है, वो हसन इकबाल भी है, वो ख्वाजा आसिफ भी है, वो हर कोई है। तो इसलिए हम 4, 5, 6 को ये नोटिस दे के या डरा धमका के हमारी जमात को, हमारे मकसद को कमज़ोर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सनाउल्लाह साहब के हवाले से है, और उसके को अभी भी अपोजिशन कह रही है कि भुंडा मजाक है, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, नून लीग भी कह रही है कि और कुछ नहीं मिला तो इस केस में फंसा दिया गया है। हमारे साथ सीनियर वकील रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। रशीद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। सब एक वसी करियर है, हर किस्म के केसेस आपने देखे हैं। साहब, ये अब जो राना सनाउल्लाह साहब का मामला है, अब इसकी ज़ाहिर है कोई तस्वीर भी नहीं आई है, कोई वीडियो फुटेज भी नहीं आई है, 15 दिन का एक जिस्मानी रिमांड उनका जुडिशल रिमांड जो है वो ज़रूर हो गया है। आप समझते हैं कि ऐसे ही होता है इन केसेस में और बाद में जाके वो साबित हो जाते हैं? आप कुछ अलग किस्म का देख रहे हैं इस मामले को? इसकी आपको लगता है कोई मंतकी अंजाम निकलेगा? देखिए, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और अभी तक जो लोगों में बातें आ रही हैं, जा रही हैं, वो अभी तक लोगों को यकीन नहीं है कि ये इसमें कोई सच्चाई है या सदाकत है। तो
मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत कह रहा हूँ ANF को चाहिए था, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को चाहिए था कि वो थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी रखते। जब उन्हें इतला थी कि ये जा रहे हैं, इनके पास इतने मिकदार में हीरोइन है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, तो अपने साथ मजिस्ट्रेट रख लेते और या वहाँ के सिविलियन विटनेसेस रख लेते, ताकि कुछ तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और लोगों को यकीन आए। आपको याद है होगा कि राणा साहब बार बार कह रहे हैं, अरसे दराज से कह रहे हैं कि जी मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे ये झूठे मुकदमे में मुलविस करना चाह रहे हैं। ये बातें हैं। अब आजकल भी बार रूम में लोग यही कहते हैं कि जी एक जमाना ये था कि सियासतदानों को भैंसों की चोरी के केसेस बनाए जाते थे, अब नया पाकिस्तान है तो उसमें इस किस्म के केसेस बन रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन को थोड़ा मोहतात होकर चलना चाहिए था। हालांकि ये बड़ा डार्क लॉ है ANF का, उसमें जरूरी नहीं होता है CRPC के तहत के प्राइवेट सिटीजन्स को पार्टी बनाया जाए, लेकिन ये चूंकि जो आदमी इन्वॉल्व है वो फॉर्मर मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है पंजाब का, बहुत बड़े सूबे का, और फिर MNA है, तो मोहतात चलना था। अब देखते हैं ऐसे इसको देखते हुए, क्योंकि आपको क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस किस्म के केसेस जो कि मंशियात की बरामदगी के होते हैं, उसमें कन्विक्शन का, क्योंकि ज़ाहिर सज़ा बड़ी सख्त है, उम्र कैद से लेकर सज़ा मौत भी हो सकती है, और इसको देखते हुए जिसमें अभी तक कोई वीडियो या तस्वीर नहीं शेयर की, हुकूमत के साथ भी नहीं की, जब हमने वज़ीर इत्तलात साहिबा से पूछा तो आपको लगता है कि कन्विक्शन का कोई चांस आपको दिखता है इसमें, एविडेंस को देखते हुए, और जो हिस्ट्री है इस किस्म के केसेस की जिसमें मंशियात बरामद हो? ट्रायल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि वो तो सरकारी जो है ANF के स्टाफ की लोग हैं इसमें जो विटनेस के तौर पे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो बयान देंगे कि ये हमारे सामने और गाड़ी की पोशीदा हिस्से से सीटों से निकला है, तो ये एविडेंस तो रिकॉर्ड पर आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को जो कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन, इंसाफ ऐसा हो कि लोगों को होता हुआ नजर आए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में जो जल्दबाजी करते हैं, जो मुख्तलिफ जरा इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें लोगों को फिर इंसाफ होता नजर नहीं आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कन्विक्शन होनी चाहिए जिस अंदाज से निकाला। एक इतना बड़ा, आप देखे ना MNA है, उसको पता नहीं है कि वो क्यों ले जाएगा। फैसलाबाद में ना मैन्युफैक्चर होती है ये ड्रग्स, ना ही ये वहाँ पे इंपोर्ट होती है। अगर ये इस कारोबार में थे तो वो खुद आप स्टेशन से कहते कि लाहौर में माल पहुँचा दो, खुद क्यों लेके जाते जब इन्हें मालूम है कि 6 महीने से लोग इनके पीछे मुकदमात बनाने के लिए है। आप बैल मुझे मार, ये सब क्यों करते? एक बेवकूफ आदमी भी ये काम नहीं करता जो उनके ऊपर अब इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने ये काम किया है। तो ये नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस स्टोरी। मैं समझता हूँ कि ये आप कागजों में दे दे सजा, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद के बेहतर अंदाज में ANF को करना चाहिए था अगर ये कार्रवाई करनी थी, और उन्हें पहले से इतलात थी। बहुत कमज़ोर अंदाज में ये केस परसू किया गया है और कोई ग्राउंड्स भी नहीं है, कागज़ों में सज़ा दे भी दें तो लोग नहीं इसको कबूल करेंगे, और जो एविडेंस है उसके ग्राउंड्स भी उनको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मेरे खबरों में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के खिलाफ भेजे गए हुकूमती रेफरेंसेस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज दूसरा इजलास हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने की। जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली मोहम्मद शेख और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद भी रेफरेंस की समाअत करने वालों में शामिल थे। आज की कार्रवाई का दौरानिया महज 10 मिनट रहा और इन कैमरा इजलास होने की वजह से इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई, और मुख्तसर कार्रवाई के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म हो गया, जबकि 14 जून को होने वाला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास
1.5 घंटे तक जारी रहा था। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस के आगा पर बैरून मुल्क जायदादें बनाने का इल्जाम है। हुकूमती रेफरेंसेस में दोनों जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। रेफरेंसेस के खिलाफ शुरू से ही बुकला का सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। बुकला तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, मगर साथ ही इस मामले में बुकला बरादरी तकसीम भी नजर आ रही है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने जिसके खिलाफ भेजे गए रेफरेंसेस के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान कर रखा था, जिस पर कराची में बुकला ने अदालतों का बायकॉट किया। पेशावर में भी बुकला ने हड़ताल की। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बुकला ने यौम सियाह मनाया, मगर बुकला के एक ग्रुप ने पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दी गई एहतजाज और यौम सियाह की कॉल को मुस्तरद करते हुए मामूल के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी। आज जस्टिस काजी फैज ईसा से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के बुकला की नज़र में ये रेफरेंसेस बदनीयती पर मबनी, गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। रेफरेंसेस को अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर करते हैं। मुल्की सालमियत पर आँच आने देंगे, ना अदलिया को कुर्बानी का बकरा बनने देंगे। पूरे मुल्क में बुकला कन्वेंशन किए जाएंगे। पहला कन्वेंशन 13 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट में होगा और 13 जुलाई को ही मुल्क भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले इजलास में फैज ईसा से यकजहती के लिए बुकला तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। आज यौम सियाह मनाया गया। क्या मामला ज़ाहिर है इन कैमरा ब्रीफिंग की वजह से नहीं रिपोर्ट किया जा सकता, मगर आइंदा ये क्या एक और अब इजलास होगा, किस तरीके से आमतौर पर ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वसी तजर्बा है। ज़ाहिर इन कैमरा इजलास है, उसको तो उसकी ना अंदर की कहानी पता चलती है, ना रिपोर्ट किया जा सकता है, मगर आगे क्या एक और इजलास होगा, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जी हाँ शाहजेब, जैसा कि आपको मालूम है कि 14 जून को जो इजलास हुआ था उसके बाद जो है वो ये ख़बरें मिली थी और उसमें यही था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल 8 है उसके तहत जो दस्तावेज़ात थी वो मुतल्लिक़ा जजेस को, जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस के आगा, उनको फराहम कर दी गई थी। और उस हवाले से अगर देखा जाए 14 जून के बाद से अब ये तकरीबन 14 दिन का फ़र्क जो है 14-15 दिन का वो है। उसके बाद ये आज इजलास हुआ और इस इजलास में जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि फाजिल जज साहिबान की तरफ से जो दस्तावेज़ात उनको फराहम की गई थी, जो एक इब्तदाई स्टेज है, उस हवाले से उनके जवाबात आए हैं, जिसका जायज़ा लिया गया। और जो आज का प्रोसीडिंग्स जो है वो क्योंकि इन कैमरा थी, तो इस हवाले से सिर्फ जो है वो इतना ही कहा जा सकता है कि इन कैमरा इजलास हुआ है। गो के इजलास जो है वो कुछ ज़्यादा तवील दौरानिए का इजलास नहीं था, मुख्तसर था। अब इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि अब कार्रवाई आगे कैसे बढ़ सकती है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर जज साहिबान की तरफ से जो उनके ऊपर एतराज़ात थे या जिनकी शिकायत थी, उस जवाब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर मुतमईन नहीं होती है, तो फिर जो रूल 8 के बाद जो रूल 9 है उसके तहत अगर देखा जाए तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुतमईन हो जाती है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए उनके जवाबात से जो जजेस के मुतमईन हो जाती है, तो रेफरेंस जो है उसकी अपनी अलग फेट होगी। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतमईन नहीं होती है तो फिर ये मरला है शो कॉज नोटिस का। तो फिर जो है जो रूल्स के मुताबिक 14 दिन का जो है वो नोटिस दिया जाता है, जिसमें शो कॉज नोटिस दिया जाता है जज साहब को, और फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो उसकी कार्रवाई जो है फिर शुरू होगी जब फिर उनका जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इस हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते रहे हैं कि हर माफिया हुकूमत से फ़ायदा उठा रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि माफियाओं के आगे घुटने टेकने में पेश है। और अगर कहीं स्टैंड ले भी लेती है तो माफिया उस फैसले को रिवर्स करा लेता है। गाड़ियों के मामले में ये हुआ, प्रॉपर्टी के मामले में, फाइलर नॉन फाइलर के मामले में यही हुआ। फिर जो तंबाकू पर टैक्स खुद इस हुकूमत ने आकर लगाया कि हम इनपुट पर इस तरीके से टैक्स लगा देंगे कि सबको टैक्स नेट में लेके आएंगे ताकि टैक्स की चोरी ना हो। खुद वज़ीर आज़म कहते थे कि 2 कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, वो भी तंबाकू माफिया ने रिवर्स करा लिया। और अब मसला ये उठ रहा है कि चीनी का जो माफिया है, जो शुगर माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। चीनी की कीमत बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है, मगर ये कीमत क्यों बढ़ी है इस पर खुद हुकूमत में इख्तिलाफ है, वाज़ेह इख्तिलाफ है, राय का भी इख्तिलाफ है और पॉलिसी का भी इख्तिलाफ है। एक हुकूमती ग्रुप ये समझता है कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह टैक्स में इजाफा है, जबकि दूसरा ग्रुप ये समझता है कि चीनी की कीमत में इजाफे का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो पहले ही बढ़ा दी गई थी। जबकि तीसरा हुकूमती ग्रुप समझता है कि पहले ही चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं रहा, ऊपर से टैक्स लगा के उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है।
और अब मसला यह है कि कौन इसमें से ठीक है। चीनी की कीमत में इजाफे की तहकीकात होनी चाहिए, मगर कौन ठीक कह रहा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हुकूमत खुद कंफ्यूज्ड है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने आज वफाकी वजीर खुराक के साथ मीडिया से गुफ्तगू की, ज़रूरी पॉलिसी पर बात की। साथ ही जब उनसे चीनी की कीमत में इजाफे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक तो हुकूमत की तरफ से लगाए गए टैक्सेस से है, और ये टैक्सेस हुकूमत के ख़जाने में जाएंगे, उनके पास या किसी शुगर मिल मालिक के पास नहीं जाएंगे। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। ये बड़ी अहम बात हो करें, ये गलत फहमी है जो लोग फैला रहे हैं, क्योंकि जो चीनी की कीमत बढ़ी है वो तो हुकूमत के टैक्स लगाने की वजह से बढ़ी है। ये बात साफ साफ जहांगीर तरीन साहब ने की। मगर इतवार को मीडिया से बात करते हुए वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर से जब चीनी की कीमत में इजाफे का पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। चीनी की कीमत में तो 20 से 25 रुपए का पहले ही इजाफा हो गया था, जबकि टैक्स तो सिर्फ 3.5 रुपए का है। ऑपोजिशन ने ये तासुर देने की कोशिश की कि हमने नशिया पे टैक्स लगा दिया है, इसलिए इनकी कीमत चली गई है। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% ही गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने टैक्सेस नहीं लगाए नशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बढ़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। अब हम्माद अजहर ने अपोजिशन पर तनकीद की कि वो चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स में इजाफे से क्यों जोड़ रहे हैं, मगर जहांगीर तरीन ये कह रहे हैं कि ये तो सारा का सारा इजाफा ही हुकूमत के टैक्सेस की वजह से हुआ है। जो ये बातें फैला रहे हैं गलत फैला रहे हैं। हालांकि हम्माद अजहर साहब कह रहे हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, ये 20 से 25 रुपए बढ़ गए थे, हमने तो 3.5 रुपए पर किलो टैक्स लगाया है। और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए कहा था कि चीनी की कीमत में पहले ही इजाफा हो रहा है, ऊपर से हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है। साथ ही उन्होंने चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे की तहकीकात का भी मुतालबा किया। चीनी उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो ECC की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने ज़रूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने ज़रूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। मगर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ज़ाहिर हम्माद अजहर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उससे पहले इतना इजाफा हो गया था। ये बात वाज़ेह हो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शुगर मिल जहांगीर तरीन साहब की हैं, जिनकी कीमत में, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फ़ायदा भी उन्हें होता है। 6 माह पहले तक चीनी की कीमत 47 रुपये फ़ी किलो थी, फिर मार्च के आखिर तक ये कीमत 58 रुपये हो गई, फिर मई में चीनी की कीमत 65 रुपये फ़ी किलो हो गई, फिर उसके बाद इस माह चीनी की कीमत 68 रुपये हुई और 70 रुपये तक चीनी फ़ी किलो मिल रही है। तो हम्माद अजहर साहब की ये बात दुरुस्त है कि 3.5 रुपये का टैक्स लगा है, मगर 20 से 25 रुपये चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है। इसका फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा, इसका फ़ायदा चीनी बनाने वाले कारखानों को ही होगा। तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे हमें नहीं होगा, हुकूमत को होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। चीनी के हवाले से मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके कारोबार से कई बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। शुगर मिल्स को माजी में बहुत सी रियायतें मिलती रही हैं। पहले ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा करते हैं, फिर उसको बरामद करने के नाम पर हुकूमत से सब्सिडी लेते हैं, फिर जब चीनी बरामद हो जाती है तो मकामी मार्केट में चीनी की कीमत और बढ़ा देते हैं, फिर 2 तरफा मुनाफा हासिल करते हैं। इस इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हैं। आसिफ जरदारी साहब और उनके दोस्तों की शुगर मिलें हैं, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें हैं, तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की शुगर मिलें हैं, तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिले हैं। जब भी पाकिस्तान में शुगर बिजनेस की बात होती है, जहांगीर तरीन साहब का नाम आता है, शरीफ ख़ानदान का नाम आता है, जरदारी साहब का नाम आता है, और इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। 2006 में भी स्कैंडल आया था, बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई, नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, बाद में अपने ही मौक़िफ़ से नैब पीछे हट गया और सितंबर 2009 में डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नैब के ज़राए ने तस्दीक की कि नैब ने चीनी के बहरान के किरदारों की तहकीकात का आगाज़ किया, मगर बाद में परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर कार्रवाई रुक गई क्योंकि वो काफ लीग के कुछ रहनुमाओं को बचाना चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब भी उस वक्त उनकी काबीना का हिस्सा थे। अब देखते हैं कार्रवाई होगी या नहीं होगी। याद रखिए, अल्लाह।